नमस्कार दोस्तों। साल 1800 ये वो दौर था जब भारत के नक्शे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से अपने पैर पसार रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पूरी सल्तनत को, एक पूरे देश को बिना तलवार चलाए गुलाम बनाना हो तो उसका सबसे आसान रास्ता क्या होता है? उसका रास्ता बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि टैक्स की पर्चियों से होकर गुजरता है। साल 1800 से लेकर 1833 के बीच अंग्रेजों ने भारत के किसानों को लूटने के लिए दो नए चक्रव्यूह रचे। पहला था रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। लेकिन यहाँ से एक ऐसा पेचीदा सवाल खड़ा होता है जो बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब इन नीतियों को कागज पर उतारा गया तो यह वादा किया गया था कि अब किसानों और सरकार के बीच कोई तीसरा इंसान नहीं होगा, सीधा न्याय होगा। मगर सच इसके बिल्कुल उलट था। इस सीधे कनेक्शन ने भारत के आत्मनिर्भर किसानों को उनकी ही जमीन पर बेगाना बना दिया। आज अगले 12 मिनट के लिए अपनी आंखें स्क्रीन से मत हटाना, क्योंकि हम 1800 से 1833 के बीच रचे गए इस पूरे खेल को समझने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपको पूरे नंबर तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ इतिहास को देखने की आपकी समझ को भी एक नजरिया देगा। इस कहानी की असली शुरुआत होती है साल 1800 के ठीक बाद, भारत के सुदूर दक्षिण हिस्से से। जब ब्रिटिश हुकूमत ने मद्रास और बंबई के नए इलाके पर अपना कब्जा जमाया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वो चुनौती थी कि इस नए और अजनबी इलाके से लगान कैसे वसूला जाए। पुराने इलाकों में उनके बड़े बड़े बिचौलिए थे, लेकिन इस नए दक्कन के इलाके में उन्हें कोई पुराना जमींदार मिला ही नहीं। इसलिए हुकूमत के अफसरों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो लाखों किसानों से अलग अलग बात कैसे करेंगे। इसलिए थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड नाम के दो अफसरों ने एक नायाब तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, बिचौलियों को छोड़ो, सीधे रैयत का दरवाजा खटखटाओ। यहाँ एक गहरा शब्द छिपा हुआ है, रैयत। अरबी जबान में रैयत का सीधा सा मतलब होता है किसान, यानी प्रजा। हुकूमत के हर किसान के खेत को नापा, उसकी मिट्टी को देखा और तय किया कि अब से किसान ही अपनी जमीन का मालिक होगा। वैसे तो इसकी टेस्टिंग 1800 से पहले ही शुरू हो गई थी, परंतु साल 1820 आते आते इस पूरे मद्रास में कड़ाई से लागू कर दिया गया। सुनने में यह व्यवस्था बेहद पारदर्शी और न्याय संगत लगती थी, लेकिन इसके पीछे की असली हकीकत कुछ और ही थी। इस पूरी व्यवस्था के कड़े नियमों को अगर हम अपनी उंगलियों पर गिने तो परीक्षा के लिहाज से इन तीन बातें सबसे ज्यादा अहम हैं। इसे लागू करने वाला दिमाग था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। साल 1820 में इसे पूरे मद्रास, बंबई और असम के प्रांतों में पूरी तरह फैला दिया गया और यह ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से यानी लगभग 51% जमीन पर लागू थी। अब इसे एक सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं, बीच में एक सप्लायर होता है जो आपका अपना मुनाफा कमाता है। लेकिन अगर कंपनी उस सप्लायर को हटाकर सीधे आपसे कहे कि हम अब सीधे आपको सामान बेचेंगे, तो आपको लगेगा कि दाम कम हो जाएंगे। मगर अंग्रेजों ने यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने बिचौलियों को तो हटा दिया, परंतु खुद सीधे आकर किसानों की फसल पर 50% से 60% का टैक्स ठोक दिया। यानी आधा से ज्यादा मेहनत सीधे हुकूमत की तिजोरी में। नियम इतने कड़े थे कि अगर सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए तो भी टैक्स की रकम में एक कौड़ी की छूट नहीं मिलेगी। परिणाम स्वरूप किसान अपनी जमीन बचाने के लिए गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो गया। देखते ही देखते जो किसान अपनी जमीन का मालिक था, वो कर्ज के दलदल में धंसकर लहूलुहान होने लगा। अब इस कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, जो साल 1820 के बाद भारत के उत्तर और मध्य हिस्से की तरफ जाता है। जब हुकूमत आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के इलाकों में पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ का समाज दक्षिण भारत जैसा नहीं है। यहाँ हर किसान अकेला नहीं रहता था, बल्कि गांव का पूरा पूरा का पूरा एक गांव एक सामूहिक परिवार की तरह, एक साझी इकाई की तरह धड़कता था। इस साझी इकाई को इतिहास की भाषा में कहा गया महाल, यानी गांव या कबीला, जिसको कि आगे मुझे लगता है कि महाल है तो इसी का विस्तृत रूप मोहल्ला इत्यादि ये सब हो गया।
अंग्रेजों ने हमारे इस गहरे सामाजिक कल्चर को ही अपनी नई रणनीति का आधार बना लिया। उन्होंने कहा कि हम हर घर एक के चक्कर नहीं काटेंगे, हम पूरे गांव को एक यूनिट मानेंगे और पूरे गांव पर एक मुश्त टैक्स तय करेंगे। इस व्यवस्था की जो व्यवस्था है इसके कुछ अहम पड़ाव हैं, तो इनको समझ लीजिए। इसका खाका होल्ट मैकेंजी ने 1822 में खींचा था और इस 1800 से 1833 के दौर में आखिरी साल यानी 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इसे अंतिम और कानूनी रूप दिया गया। वह इलाका था ब्रिटिश भारत की लगभग 30% जमीन को कवर करता था। इसमें टैक्स वसूलने का जिम्मा किसी ऑफिसर का नहीं था, बल्कि गांव के मुखिया या लंबरदार का होता था। इसे एक और आसान मिसाल से समझिए, ठीक है। जैसे जब कोई लोग मिलकर एक साझी दावत करते हैं ना, तो एक तरीका होता है कि हर इंसान अपने अपने खाने का हिसाब अलग से चुकाता है, मगर दूसरा तरीका यह होता है कि पूरी मेज का एक कंबाइन बिल बनाकर ग्रुप के लीडर को दे दिया जाता है कि तुम सब आपस में कलेक्ट करो और हमें एक साथ पूरा पैसा सौंपो। महालवाड़ी में गांव का मुखिया ही वह लीडर बन गया। लेकिन इस व्यवस्था का सबसे स्याही पहलू यह था कि टैक्स की दरें शुरुआत में बहुत ज्यादा तय कर दी गई थी। अगर गांव का कोई भी एक भी किसान गरीबी या बीमारी की वजह से अपना हिस्सा नहीं दे पाता, तो पूरा गांव डिफॉल्टर घोषित हो जाता था। इसलिए अपनी साख और अपनी जमीन बचाने के दबाव में जो गांव का मुखिया था, खुद अपने ही भाइयों की जमीनें छीनकर दूसरों को बेचने लगा। इस नीति ने हमारे गांव की सदियों पुरानी एकता, भरोसे और भाईचारे की बुनियाद में गहरे मतभेद पैदा कर दिए। तो अगर हम 1800 से 1833 के इस पूरे कालखंड को एक साथ रख कर देखें, तो पर्दा हटते ही एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। चाहे वो सीधे किसान से वसूली करने वाली रैयतवाड़ी हो या पूरे गांव को एक धागे में बांध कर वसूलने वाली महालवाड़ी हो, दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। लेकिन दोनों का अंतिम चरित्र और मकसद सिर्फ एक था, भारतीय जमीन की उपजाऊ शक्ति को निचोड़ना और उस पैसे से 7 समंदर पार बैठी एक विदेशी हुकूमत की तिजोरियों को भर देना। इन नीतियों ने भारत के उन आत्मनिर्भर गांवों को, जो कभी अपने आप में एक स्वतंत्र साम्राज्य की तरह फलते फूलते थे, उन्हें भुखमरी और कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह महज टैक्स का कोई सूखा नियम नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हुआ एक बहुत गहरा प्रहार था। और यही वो दबा हुआ गुस्सा और अंदर सुलगती हुई आग थी, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गूंज यानी 1857 की महाक्रांति की शक्ल में फटने लगी। तो दोस्तों, आज के इस सफर में क्या 1800 से 1833 के बीच की रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का यह पूरा ढांचा, इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसके सारे जरूरी फैक्ट आपके जहन में पूरी तरीके से साफ हो गए हैं? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पहला है कि भू राजस्व व्यवस्था, ये दो था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महालवाड़ी। रैयतवाड़ी को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1820, शुरुआत 1800 के बाद हुआ था इसका, ठीक है। और महालवाड़ी 1833, खाका इसका 1822 में बना था, लेकिन लागू 1833 से हुआ था, ठीक है। और मुख्य सूत्रधार कौन थे रैयतवाड़ी के? तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। और महालवाड़ी के होल्ट मैकेंजी, विलियम बोंटक। और प्रभावी क्षेत्र कौन सा? तो रैयतवाड़ी से मद्रास, बंबई, असम, और महालवाड़ी से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत। और प्रतिशत, भूमि का प्रतिशत कितना था? तो रैयतवाड़ी में 51% सबसे बड़ा हिस्सा और महालवाड़ी में 30% सामूहिक गांव।